अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्यो क्योर विद सबका राशिद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक और पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में, जो कि है वेजिनाइटिस। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेजिनाइटिस होता क्या है, इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से सिम्टम्स इसमें पैदा होती हैं, अगर इसको ट्रीट ना करवाया जाए तो कौन कौन सी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट में हम लोग देख लेंगे इसका होम्योपैथिक क्योर क्या होता है। सो वेजाइना के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये एक इलास्टिक एंड मस्कुलर कैनाल होता है, जिसकी लेंथ 8 to 10 सेंटीमीटर होती है एंड ये कनेक्ट कर रही होती है यूट्रस को एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट यानी वल्वा के साथ। वेजाइना में लाइनिंग हुई हुई होती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, ताकि ये वेजाइना जो है वो मॉइस्ट रहे। वेजाइना पड़ी हुई कहाँ पे होती है, तो वेजाइना के फ्रंट पे होता है, और सॉरी, वेजाइना बिहाइंड द ब्लैडर होती है इन द फ्रंट ऑफ रेक्टम। यानी कि पहले रेक्टम होगा, फिर वेजाइना होगी एंड उसके आगे ब्लैडर होगा। इसको याद रखने का एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि वेजाइना की बहुत सी कंडीशंस ऐसी ऐसी होती हैं जिनका जो है वो असर इन द एंड पड़ता है ब्लैडर के ऊपर। तो फीमेल में डिस्यूरिया यानी कि पेनफुल यूरिनेशन की शिकायत पैदा हो जाती है। इसी तरह पीछे रेक्टम के ऊपर पड़ता है, तो फिर क्या होता है कि फ़ीमेल को स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी होती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन का भी सामना करना पड़ रहा होता है। इसको याद करने का बस ये है। उसके अलावा वेजाइना के फंक्शंस की अगर बात की जाए, तो जैसे कि चाइल्ड बर्थ के लिए वेजाइना ही तो एक पैसेज वे होता है, यहीं से चाइल्ड जो होता है बच्चे की यहीं से डिलीवरी होती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो भी यहीं से आता है। इसके अलावा ये रिसेप्टिव ऑर्गन होता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ये वेजाइना के सारे फंक्शंस थे। अब आ जाते हैं वेजिनाइटिस के ऊपर। तो वेजिनाइटिस जो है दो दो वर्ड्स से मिलके बना है, वेजाइना एंड आइटिस। वेजाइना का मतलब वही जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, एंड जो है वो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना इज वेजिनाइटिस आर वुल्वो वेजिनाइटिस। वुल्वो वेजिनाइटिस क्यों कहा, क्योंकि इन द एंड ऐसा होता है कि जो वेजाइना की इन्फ्लेमेशन होती है वो आके बाहर वाले पार्ट यानी वल्वा को भी लपेट में ले लेती है। सो इसलिए इसके लिए कंबाइन करके एक वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर ली जाती है, वुल्वो वेजिनाइटिस। तो वेजिनाइटिस को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें हेल्दी वेजाइना के करेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग ये देख सकेंगे कि वेजिनाइटिस में ये वाले हेल्दी वाले करेक्टरिस्टिक्स किस तरह से बिगाड़ का या ख़राबी का शिकार हो जाते हैं। नॉर्मल वेजाइना यानी हेल्दी वेजाइना में जो पीएच होती है वो 3.5 से 4.5 होती है, जो कि क्या है, एसिडिक। जैसे कि आपको पता है 7 पे आके न्यूट्रल हो जाती है, 7 से आगे वाली जो होती है वो अल्कलाइन होती है, एंड 7 से पीछे वाली जो होती है वो एसिडिक होती है। वेजाइना की पीएच एसिडिक रखने का मकसद ये था कि जो है वो वेजाइना में अगर किसी किस्म के कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जाएँ तो वो इस एसिडिक पीएच की वजह से, इससे पहले कि खुद को ग्रो कर सकें, मर जाएँ। यानी कि ये जो एसिडिक पीएच है ये उनको क्या कर देगी, किल कर देगी, इससे पहले कि वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रो करवाएं। अब एसिडिक कैसे हो सकती है वेजाइना के पीएच, तो वहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा जो है रखा हुआ नेचर ने, वो कौन सा है, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। अब ये वेजाइना में हर टाइम डोमिनेंट रहते हैं। ये क्या करते हैं कि वेजाइना की जो लाइनिंग होती है ना, उसमें पड़ी हुई होती है ग्लाइकोजन। ये लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया उस ग्लाइकोजन के साथ मेटाबॉलिक रिएक्शन करके ना लैक्टिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पैदा करते रहते हैं। यही वजह है कि लैक्टिक एसिड की वजह से वेजाइना की पीएच फिर एसिडिक रहेगी, और बाहर से कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आएगा तो एसिडिक पीएच की वजह से वो किल हो जाएगा। नॉर्मल वेजाइना में जो डिस्चार्ज होता है वो क्लियर होता है, वाइट होता है एंड ऑर्डरलेस होते हैं, कोई किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती। एपिथीलियम की बात की जाए तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम होती है। जैसे कि मैंने कहा कि ग्लाइकोजन वेजाइना में डिपॉजिट होता है, तो वो असल में ये वेजाइना की ये वाली एपिथीलियम में डिपॉजिट हुआ होता है, और यहीं से ये जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया हैं इस ग्लाइकोजन के साथ मेटाबॉलिक रिएक्शन करके लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैदा कर रहे होते हैं। नॉर्मल वेजाइना में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, बल्कि वो बहुत मॉइस्ट होती है, पिंक कलर की होती है और नॉन टेंडर होती है, यानी प्रेशर अप्लाई करके हटाने से किसी किस्म का कोई पेन नहीं होता। अब वेजिनाइटिस में क्या होता है, वेजिनाइटिस में ये होता है कि सबसे पहले जो है वो वेजाइना की पीएच लेस एसिडिक हो जाती है, यानी 4.5 से बढ़ जाती है, यानी अल्कलाइन हो जाती है। अब अल्कलाइन क्यों होती है, क्यों, लैक्टिक एसिड वेजाइना के अंदर कौन प्रोड्यूस कर रहा था, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। लेकिन किसी वजह, बहुत सी ऐसी वजूहत है, मैं आगे आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से जो है लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया का वहाँ से लॉस हो गया। जब लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया का लॉस हो गया तो इसका मतलब अब वहाँ पर लैक्टिक एसिड ही पैदा नहीं होगा, तो इसलिए वेजाइना की पीएच भी एसिडिक नहीं रहेगी, बल्कि अल्कलाइन हो जाएगी। अब अल्कलाइन हो जाएगी तो ऑब्वियसली पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वेजाइना में जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, खुद को ओवर ग्रो करवाएंगे, खुद की ग्रोथ करवाना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर वेजिनाइटिस हो जाएगा, और फिर वेजाइना से जो डिस्चार्ज आएगा ना वो एबनॉर्मल होगा। अब वो को मतलब अब आप जब टाइप्स आपको बताऊंगी तो उसमें मैं बताऊंगी कि किस कौन सी टाइप की वेजिनाइटिस हो तो कौन सा डिस्चार्ज आता है, होता एबनॉर्मली है।
बेशक वो वाइट कलर का हो एबनॉर्मल होगा, बेशक ग्रीन कलर का हो एबनॉर्मल होगा, येलो हो एबनॉर्मल होगा, स्मेली होगा, मछली की तरह की स्मेल होगी, बहुत गंदी स्मेल्स वाले डिस्चार्ज आएंगे, वो आगे मैं आपको बताऊंगी इसकी टाइप्स में। विजाइनल म्यूकोजा जो होती है विजिनाइटिस में कैसी हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है, ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हो गई है तो हो गई रेड, फूली हुई सूजन हो जाती है, लेशंस भी कभी कभी बन जाते हैं और इसके अलावा खारिश भी होती है, इचिंग का भी सामना करना पड़ता है। सो ये वेजिनाइटिस हेल्दी विजाइना एंड विजिनाइटिस के अंदर जो है वो विजाइना में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल विजाइना में यही होता है इन द एंड दोबारा से कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसमें डोमिनेंट रहते हैं और ये बैक्टीरिया जो है ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, यही वजह के विजाइना की पीएच को ये लो रखते हैं यानी एसिडिक रखते हैं। अब इस एसिडिक इन्वायरमेंट का फ़ायदा ये होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे कि फंगस, जैसे कि दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वो जो हैं वो क्या कह लें कि वो प्रिवेंट, यानी कि वो खुद को वहाँ पर डिवाइड या मल्टीप्लाई। तो जैसे कि बता दिया कि वजाइना के अंदर जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो कि वजाइना की वॉल्स के अंदर पड़े हुए ग्लाइकोजन को के साथ मेटाबॉलिक रिएक्शन करके उसको कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, ताकि जो है वो पीएच को जो है वो एसिडिक रख सकें। इसके अलावा जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करता है उस ग्लाइकोजन को वेजाइनल सेल्स के अंदर मेंटेन करके रखता है, क्योंकि अब ऑब्वियसली आपके जहन में आएगा कि ग्लाइकोजन कहाँ से आ गया वेजाइना की स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में, तो ग्लाइकोजन वहाँ पर आया ईस्ट्रोजन की वजह से, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो वहाँ पर ग्लाइकोजन को वेजाइनल वॉल्स के अंदर मेंटेन करके रखता है ताकि लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया जो है वो उनके साथ मेटाबॉलिक रिएक्शन करके जो है वो पीएच को एसिडिक रख सकें। अब वेजिनाइटिस में क्योंकि क्या हो जाता है कि लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया का लॉस हो जाता है, इसकी वजह से लेस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से इन द एंड क्या होगा कि जो पीएच होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी यानी अल्कलाइन हो जाएगी। अब ये जो अल्कलाइन पीएच होती है ना, ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि कैंडिडा जो कि एक फंगस है, इसी तरह ट्राइकोमोनियास पैरासाइट है, आगे मैं आपको टाइप्स में डिटेल में बताऊंगी, तो इन जैसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की ओवर ग्रोथ करवाने लग जाती है विजाइना के अंदर। अब ये आगे अब ये देखें, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको फ़नी वे में बताने की कोशिश करूँगी कि बाहर से जब ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आते हैं और विजाइना के सेल को ना इरिटेट करते हैं। इसकी एग्जांपल आपने ना इस तरह से समझनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हुए हो, पीछे से कोई लड़की आपके ना बाल खींचती है, कोई स्टूडेंट आपके बाल खींच रही है। अब आप क्या करोगे, इरिटेट हो जाओगे ना आप और उठ के आप मैम को शिकायत करोगे कि मैम ये देखिए मेरे बाल खींच रही है पीछे से। अब मैम क्योंकि उस टाइम पे क्लास की वो हेड है, मेन है ना, तो वो आएंगी और आके उस बच्ची को या तो पनिशमेंट कर देंगी या उसकी जगह चेंज कर देंगी कि वो दोबारा से आपको इरिटेट ना कर सके। सो सेल्स यानी हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, उनके साथ भी यही होता है। बाहर से जब कोई फॉरेन पार्टिकल या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आके हमारे सेल्स को ना इरिटेट करते हैं ना, तो हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं ना, अब वो खुद तो, क्योंकि अब आपको ये भी पता है कि जो सीएनएस होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसकी कमांड हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल के ऊपर है। हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ही हदायत पे अमल कर रहा है। तो अब क्या होता है कि ब्रेन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक मेन पार्ट है, अब वो ईच एंड एवरी सेल के पास जाके नहीं पूछ सकता कि भाई आपका क्या हाल है, मुझे बताओ, कोई परेशानी तो नहीं। तो ब्रेन क्या करता है कि, यानी ब्रेन क्या करता है या नेचर ने क्या किया कि हर सेल के पास एक तो ब्लड सप्लाई दे दी और दूसरा नर्व सप्लाई दे दी। अब जब इस सेल को बाहर से आके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इरिटेट करते हैं ना, तो ये इसी नर्व सप्लाई के ज़रिए एक सिग्नल भेजती है दिमाग को। कौन सा सिग्नल भेजती है, प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल, यानी वो जो आप इरिटेट हुए क्लास में और आपने मैम को बताया, तो जस्ट लाइक दैट सेल्स जब इरिटेट हुआ ना, तो क्या लेके इसने चीखें मारी, इसने चीखें मारी मतलब इसने प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स यानी कि साइटोकाइंस को रिलीज़ किया। अब वो साइटोकाइंस नर्व सप्लाई के ज़रिए ब्रेन के पास मतलब मैसेज लेके गए, तो ब्रेन ने उस एरिया की सर्कुलेशन को बढ़ा दिया, यानी वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। क्योंकि अब यहाँ पर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आ चुके हुए हैं और ब्रेन और सेल इरिटेट हो रहा है, सेल ने प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स यानी कि साइटोकाइंस रिलीज़ करके ब्रेन को बताया और ब्रेन ने उसका रिस्पॉन्स, अब जाहिर सी बात है ब्रेन ने तो सेल को इस इरिटेंट यानी कि इस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से निजात दिलानी है, तो ब्रेन जो है वो उस एरिया के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट कर देता है। कैसे करता है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उनमें डायलेशन पैदा कर देता है, उनकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा WBCs सर्कुलेशन से इस एरिया में आएँ। और इस एरिया में आके, क्योंकि आपको पता है WBCs का क्या काम होता है कि वो इन्फेक्शन से फाइट करता है, और WBCs आके उस इन्फेक्शियस एजेंट, उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को किल करें। अब यहाँ पर पूरा एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, फाइटिंग शुरू हो जाती है।
सो उस फाइटिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेजिनाइटिस। वहाँ पे इचिंग हो जाएगी, बर्निंग सेंसेशन हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है म्यूकोसा की। उसके अलावा एबनॉर्मल किस्म का डिस्चार्ज होगा, उस डिस्चार्ज के अंदर जो है वो पस सेल्स भी होंगे, डेब्रिस होगा सेलुलर, उसके अलावा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म खुद भी मिले जुले होंगे, एक मिक्सचर सा होगा। स्मेल आएगी। स्मेल क्यों होती है? बैक्टीरियल बाय प्रोडक्ट्स, अगर तो बैक्टीरिया की वजह से वेजिनाइटिस है तो बैक्टीरियल बाय प्रोडक्ट्स बनेंगी और उन बाय प्रोडक्ट्स की वजह से जो है वो, मतलब फॉर एग्जांपल बाइल कह लेंगे, ये जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं ना, ये वोलेटाइल अमाइंस होती हैं, प्यूट्रिसिन एंड कैडावीरिन एंड इसके अलावा ट्राईमिथाइलामाइन। अब ये इस तरह के वोलेटाइल अमाइंस होती हैं जिनकी स्मेल जो होती है ना बिल्कुल मछली जैसी होती है, मछली की तरह की स्मेल होती है, बहुत बदबूदार किस्म का डिस्चार्ज होता है। या आगे डिटेल में आपको बताऊंगी। तो ये आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि वेजिनाइटिस में किस तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये इन्फ्लेमेशन वाला भी आई होप आपको अच्छा लगा होगा।